अस्सलाम वालेकुम प्यारे बेटे, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? आज हम चैप्टर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर है इसका लेक्चर नंबर 5 लास्ट क्रोमेटोग्राफी का लेक्चर लेकर आए हैं। लास्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक पढ़ेंगे। इससे पहले अच्छी बात बेटा, बाज औकात ये आपको लगता है कि वो दोस्त आपसे दूर चला गया। दोस्त छीनने की वजह क्या हो? एक समाजी बुराई है बैक बाइटिंग, यानी कि गीबत, किसी की पीठ के पीछे बात करना। तो याद रखिए, कभी भी किसी की पीठ के पीछे गीबत यानी आप बैक बाइटिंग ना करें। अगर आप करेंगे तो जब उसको बाद में कोई बताएगा तो वो आपके मतलब नेगेटिव सोच लेगा और आपके हवाले से उसके अंदर जो सिंसियरिटी है वो खत्म होगी, वो आपसे दूर होता चला जाएगा। ये दोस्त छीनने की वजह होती है। तो हमेशा याद रखें, बात मुंह पर करें, चाहे कड़वी हो, चाहे सच्ची हो, चाहे जैसी भी हो, मीठी हो। तो आगे आज हम स्टार्ट करते हैं जी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। इससे पहले बेटा मैं आपको 4 टेक्निक्स पढ़ा चुका हूं: फिल्ट्रेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, क्रिस्टलाइजेशन और सब्लिमेशन। वो चारों टेक्निक्स कंपाउंड को लार्ज स्केल के ऊपर प्योरीफाई और सेपरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लार्ज स्केल के ऊपर लार्ज क्वांटिटी में जो कंपाउंड अवेलेबल होता है उसको लार्ज क्वांटिटी में सेपरेट और प्योरीफाई करती हैं। जबकि ये क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है ये स्मॉल क्वांटिटी में, नैनो टेक्नोलॉजी में भी ये चली गई है, नैनो मिकदार में भी ये आपके पास जो कंपाउंड को यानी थोड़ी सी मिकदार वाले कंपाउंड को ये सेपरेट और प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो आइए आज हम क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट करते हैं। क्रोमेट्स ग्रीक वर्ड है। क्रोमेट्स का मतलब कलर राइटिंग, कलर से लिखना। सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल मिखेल ने किया। मिखेल एक रशियन स्टॉलिक बोटनिस्ट है। ये 1900 में इटली में पैदा हुआ। इसकी मदर इटालियन थी, इसका फादर रशियन था और इसने फिजिक्स और मैथ में एजुकेशन गेट की। मजे की बात सुने, इसने मैथ और फिजिक्स में एजुकेशन गेट की, लेकिन ये इंटरेस्टेड था बॉटनी के अंदर। इसने बॉटनी में पीएचडी की। फिर इसने पिगमेंट्स जो के पौधों के आपके पास प्लांट्स के कलर सब्सटेंस हैं, इसने अलग किए क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हुए। ही सेपरेटेड पिगमेंट्स colored substance in plants by using क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को इसने इस्तेमाल करते हुए पौधे के जो कलर कंपाउंड्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनको अलग किया। अब जो आपके पास क्रोमेटोग्राफी है, इसका शुरू में जो ओरिजिन था, आगाज था, वो कलर सब्सटेंस को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया गया, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी रखा। कलर सब्सटेंस को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया। कलर सब्सटेंस जो पौधे के पिगमेंट्स होते हैं उनको अलग करने के लिए मिखेल ने इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी रखा गया। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी को डीकलराइज, कलरलेस सब्सटेंस को अलग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और किया जा रहा है। जो क्रोमेटोग्राफी है ये एप्लीकेशन है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, पार्टीशन लॉ की। क्रोमेटोग्राफी
is application of partition और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की एप्लीकेशन है। यानी क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल पार्टीशन लॉ और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। यही लॉ पीछे हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में पढ़ा था। तो याद रखिए, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जिसमें हम सॉल्यूट को सॉल्यूशन से अलग करते हैं दूसरे सॉल्वेंट को इस्तेमाल करते हुए, तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी का एक बेसिक लॉ होता है। दोनों की बुनियाद एक ही होती है और दोनों का बेसिक लॉ डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टीशन लॉ होता है। डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टीशन लॉ आपने पढ़ा हुआ है कि द सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ इनटू इमिसिबल सॉल्वेंट इन कांस्टेंट रेशियो ऑफ इट्स कंसंट्रेशन रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज एडेड। के सॉल्यूट अपने आप को दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स के अंदर अलग करता है अपनी कांस्टेंट रेशियो में, अपनी अमाउंट का लिहाज किए बगैर कितनी ऐड की गई है, वो अपने आप को दोनों सॉल्वेंट के अंदर फिक्स रेशो में अलग कर लेता है। सॉल्यूट चाहे जितना मर्जी ऐड करें, कम या ज्यादा, वो कांस्टेंट रेशो रखता है, चाहे सॉल्वेंट जितने मर्जी लें। तो यहाँ पर दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स की जगह दो इमिसिबल फेजेस होंगी, दो इमिसिबल फेजेस होंगी। तो आपके पास क्रोमेटोग्राफी की जो डेफिनेशन हो जाएगी वो ये होगी कि इसके अंदर मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट is separated due to relative affinities of components for stationary phase and mobile phase। अब यहां पर दो इमिसिबल सॉल्वेंट की जगह दो आपके पास डिफरेंट फेज हैं। जो आपके पास दो फेज इस्तेमाल होंगे वो स्टेशनरी और मोबाइल फेज होंगे। तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर जिस मिक्सचर के कंपोनेंट अलग करने हैं वो कंपोनेंट अलग होते हैं मोबाइल और स्टेशनरी फेज के लिए अपनी रिलेटिव अफिनिटीज की बुनियाद पर। तो स्टेशनरी और मोबाइल फेज का मैं आपको कंसेप्ट दे दूं कि आपने बाज़ औक़ात देखा होगा कि पेपर के ऊपर अगर ब्लैक इंक गिर जाए तो उसके पेपर के ऊपर वाटर पड़ जाए तो वो जो ब्लैक इंक है वो वाटर के साथ मूव करना शुरू कर देती है और ब्लैक इंक दो तीन कंपोनेंट में अलग हो जाती है। ब्लू कलर में आपके पास रेडिश हो गया या ग्रीन कलर। ये जो आप ब्लैक इंक होती है ये प्योर नहीं होती, ये दो या तीन कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। अब जो पेपर के ऊपर मूव कर रहा होता है वाटर वो मोबाइल फेज होता है और जो पेपर होता है वो स्टेशनरी होता है। और जो आपके पास ब्लैक इंक है इसके कंपोनेंट अलग हो रहते हैं, कुछ वाटर के साथ मूव कर जाते हैं, कुछ पेपर के ऊपर ही जैम रहते हैं। ये इनकी रिलेटिव अफिनिटी मतलब इनकी मुतलका जो कशिश है, इनकी मुतलका सॉल्युबिलिटीज कह सकते हैं, वो मुतलका अपनी रिलेटिव अफिनिटी अपनी मुतलका सॉल्युबिलिटीज की बुनियाद पर अलग होते हैं। अब कंपोनेंट की जिसकी रिलेटिव अफिनिटी रिलेटिव सॉल्युबिलिटीज मोबाइल फेज के अंदर ज्यादा होगी वो मोबाइल फेज यानी वाटर के साथ ज्यादा मूव कर जाएगा, और जिसकी रिलेटिव अफिनिटीज रिलेटिव सॉल्युबिलिटीज पेपर के साथ होंगी वो पेपर के ऊपर आपके पास वहां पर ऑब्जॉर्ब कर जाएगा। तो ये अपनी रिलेटिव अफिनिटीज की बुनियाद पर कि इनकी जो रिलेटिव अफिनिटीज स्टेशनरी और मोबाइल फेज के लिए होते हैं उसकी बुनियाद पर अलग होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों फेजेस इमिसिबल सॉल्वेंट्स की जगह है हमारे पास। अब मैं आपको मोबाइल फेज की डेफिनेशन करते हैं। जो मोबाइल फेज यानी इसको हम कह सकते हैं हरकत करने वाला फेज। तो इसकी डेफिनेशन ये है द फेज विच मूव ओवर स्टेशनरी फेज, जो स्टेशनरी फेज के ऊपर मूव करता है उसे कहते हैं मोबाइल फेज। और मोबाइल फेज कितनी नेचर का हो सकता है? ये आपके पास लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ये दोनों
नेचर में होता है, लिक्विड और गैस। अच्छा, स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी का लफ्जी मतलब देखें साकन है। द फेज ओवर विच मोबाइल फेज मूव, जिसके ऊपर मोबाइल फेज मूव करता है उसे हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। ये लिक्विड नेचर का भी हो सकता है और सॉलिड का, सॉलिड और लिक्विड नेचर। और ये इनर स्पोर्टेड ऑन सॉलिड, और ये सॉलिड जिसके ऊपर ये इसके अंदरूनी तौर पर इनर स्पोर्ट होती है, सॉलिड की, वो आपके पास ग्लास भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है। यानी कि जो स्टेशनरी फेज होता है इसके नीचे अंदर एक स्पोर्ट दी गई होती है ग्लास की या प्लास्टिक की, इसके ऊपर इसको लगाया गया होता है। कंपोनेंट दोनों फेजेस में इस तरह अलग होते हैं कि इनका जो के होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट या पार्टीशन कोएफिशिएंट, ये कांस्टेंट रहता है। फिर यानी कि कंपोनेंट अपने के यानी रिलेटिव एफिनिटीज की बुनियाद पर फेजेस में अलहदा होते हैं। तो हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट या पार्टीशन कोएफिशिएंट के पढ़ा था। क्या होता है? द कांस्टेंट रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन टू इमिसिबल सॉल्वेंट। ये आपके पास सॉल्यूट की दो इमिसिबल फेजेस या दो इमिसिबल सॉल्वेंट के अंदर कांस्टेंट की रेशियो होती है। तो अभी हम लिखते हैं जी, यहां पर इमिसिबल सॉल्वेंट की जगह इमिसिबल फेजेस आ जाएंगे। बस बकाया डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, पार्टीशन कोएफिशिएंट वही रहेगा जो हमने पढ़ा था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में के। इसको कहते हैं पार्टीशन और डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। ये क्या होता है जी? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन मोबाइल फेज डिवाइडेड बाय concentration of solute in stationary phase। ये आपके पास एक रेशो होती है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन मोबाइल फेज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन स्टेशनरी फेज। के कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ स्टेशनरी और मोबाइल फेज के। इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेशनरी और मोबाइल फेज ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। सॉल्यूट क्योंकि दोनों के अंदर अपने आप को कांस्टेंट रेशियो में रखता है, इसलिए के की वैल्यू सेम रहे और ये स्टेशनरी और मोबाइल फेज से भी आजाद होती है। इसको हमने अच्छे तरीके से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर पढ़ लिया था। अब जो रिलेटिव एफिनिटी होती है, इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। रिलेटिव एफिनिटी यानी कि उसकी मुतलका कशिश सॉल्यूट की मुतलका सॉल्युबिलिटी या बाइंडिंग पावर कि अब अगर उसकी बाइंडिंग पावर मोबाइल फेज के साथ ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो उसके अंदर हल होकर उसके अंदर बाइंड बनाकर वो मोबाइल फेज के साथ ज्यादा मूव कर जाएगा। अगर उसकी
स्टेशनरी फेज के साथ सॉल्युबिलिटी यानी बाइंडिंग पावर ज्यादा है, तो स्टेशनरी फेज के ऊपर ऑब्जॉर्ब हो जाए, उसके साथ बाइंड बनाकर वहां बैठ जाएगा, और मोबाइल फेज के साथ कम, क्योंकि उसके साथ बाइंडिंग पावर कम है, तो ज्यादा स्टेशनरी फेज। तो इसी बुनियाद पर के की 3 तरह की पॉसिबिलिटीज बनती हैं जी। पॉसिबिलिटीज ऑफ के डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, पार्टीशन कोएफिशिएंट की 3 पॉसिबिलिटी। इफ के ग्रेटर देन 1 से के कब ज्यादा होगा? जब सल्यूट की कंसंट्रेशन मोबाइल फेज में ज्यादा होगी, नॉमिनेटर में ज्यादा होगी, और कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन स्टेशनरी फेज कम होगी, तो डिवाइड करेंगे तो जवाब उसी वक्त के का ज्यादा आएगा। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन मोबाइल फेज greater than concentration of solute in stationary phase। अब जो सल्यूट की कंसंट्रेशन मोबाइल फेज में कब ज्यादा होगी? जब सल्यूट की बाइंडिंग पावर रिलेटिव एफिनिटी यानी सॉल्युबिलिटी मोबाइल फेज के अंदर ज्यादा होगी। ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा ट्रेवल करेगा, और उसकी स्टेशनरी फेज के अंदर सॉल्युबिलिटी यानी बाइंडिंग पावर कम होगी, वो कम ऑब्जॉर्ब होगा, तो उस वक्त आपके पास वो मोर ट्रेवल, ज्यादा ट्रेवल करेगा इन मोबाइल फेज। ये उस वक्त रिजल्ट आएगा जब के ग्रेटर देन 1 होगा, पहली पॉसिबिलिटीज। दूसरी, इफ के लेस देन 1 हो। लेस देन 1 कब होगा? भाई जब डिनोमिनेटर में सल्यूट की कंसंट्रेशन स्टेशनरी फेज में ज्यादा हो और मोबाइल फेज में कम हो। नीचे वाली डिनोमिनेटर वैल्यू ज्यादा होगी, नॉमिनेटर वाली कम होगी, तो के लेस देन होगा। और उस वक्त जब नीचे वाली में सल्यूट की कंसंट्रेशन स्टेशनरी फेज में ज्यादा होगी, इसका मतलब है उसकी बाइंडिंग पावर रिलेटिव एफिनिटी स्टेशनरी में ज्यादा होगी, वो स्टेशनरी फेज के ऊपर ऑब्जॉर्ब कर जाएगा, जज़ब हो जाएगा, क्योंकि उसकी अब रिलेटिव एफिनिटी बाइंडिंग पावर मोबाइल फेज में कम है, वो इसलिए मोबाइल फेज में फिर कम सॉल्युबल होगा और कम वो ट्रेवल करेगा। तो यहां पर लेस देन 1 यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन मोबाइल फेज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन स्टेशनरी फेज। अब रिजल्ट क्या होगा? लेस ट्रेवल इन मोबाइल फेज बट स्टे करेगा ज्यादा ऑन स्टेशनरी फेज। क्यों? क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी, इसकी जो रिलेटिव एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा है। तीसरा केस हो सकता है जी, के इक्वल टू 1 हो। के कब 1 होगा? उसी वक्त 1 हो सकता है जब ऊपर और नीचे वाले की वैल्यू सेम हो, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन मोबाइल फेज इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन स्टेशनरी फेज। जब बराबर होगी, बराबर तकसीम किया जाएगा, तो के की वैल्यू बराबर आएगी, और के दोनों के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, बराबर मिकदार में हल होगा, बराबर मिकदार में रिलेटिव एफिनिटी रखेगा, और बराबर मिकदार में दोनों में रहेगा। तो के इक्वल टू 1 व्हेन, जब आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन मोबाइल फेज is equal to concentration of solute in stationary phase, और equal in both phases, दोनों फेजेस में बराबर मिकदार में रहेगा। ये के की आपके पास 3 तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब जो के की वैल्यू होती है, हर कंपोनेंट, हर सल्यूट की के की वैल्यू उसकी रिलेटिव एफिनिटी पर डिपेंड करती है कि वो अपनी कितनी बाइंडिंग पावर, कितनी सॉल्युबिलिटी उसके अंदर रखता है।
और हर कंपोनेंट की जो के की वैल्यू यानी रिलेटिव अफिनिटी आप कह लें बाइंडिंग पावर स्टेशनरी या मोबाइल फेज के लिए ये डिफरेंट होती है। डिफरेंट होने की वजह से वो डिफरेंट डिस्टेंस तय करते हैं और इस वजह से वो अलग होते हैं। के की हर सल्यूट की हर कंपोनेंट की के की वैल्यू डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट फासले तय करते हैं, उसी बुनियाद पर वो अलग होते हैं। तो फिर डिफरेंट सल्यूट हैव डिफरेंट रिलेटिव अफिनिटीज फॉर स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज ड्यू टू डिफरेंट कंपोजिशन। अपनी कंपोजिशन अपनी बनावट डिफरेंट होने की वजह से इनकी बाइंडिंग पावर्स जो स्टेशनरी और मोबाइल फेज के साथ मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए के मुख्तलिफ रखते हैं, इसी बुनियाद पर ये ले अलग होते हैं। अब हम क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो क्रोमेटोग्राफी में पहले फेज कितने होते हैं बच्चों? 2 फेज होते हैं सर जी, एक मोबाइल फेज और एक स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज वो जो मूव कर रहा होता है स्टेशनरी के ऊपर, ये लिक्विड या गैस होता है। क्रोमेटोग्राफी की जो क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ये क्रोमेटोग्राफी की फेजेस की बुनियाद पर की जाती है। तो फेजेस कितनी होती है बच्चों? ये 2 होती हैं सर जी। कौन कौन सी? एक मोबाइल फेज और दूसरी स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज जो मूव करती है, मोबाइल फेज किस किस स्टेट में हो सकती है? ये लिक्विड और गैस ये स्टेट में हो सकती है। दूसरी कौन सी होती है? स्टेशनरी फेज, जिसके ऊपर मोबाइल फेज मूव करेगी। स्टेशनरी फेज 2 तरह की हो सकती है, 2 स्टेट में हो सकती है। कौन कौन सी? लिक्विड और सॉलिड स्टेट में। तो अब पहले हम क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी on the basis of mobile phase। चूंकि मोबाइल फेज 2 स्टेट में हो सकता है या होता है, किस किस में? लिक्विड और गैस। तो इसी लिहाज से मोबाइल फेज की 2 टाइप्स हो सकती हैं। इफ मोबाइल फेज लिक्विड, अगर ये लिक्विड स्टेट में हो। दूसरी इसकी टाइप बनेगी इफ मोबाइल फेज इन गैसियस स्टेट भी हो। अच्छा, जो मोबाइल फेज, अगर मोबाइल फेज इफ मोबाइल फेज लिक्विड, अगर ये लिक्विड में है, तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज इसकी मजीद 2 टाइप्स बनती। On the basis of stationary phase, स्टेशनरी फेज की बुनियाद पर इसकी मजीद 2 टाइप्स बन। इफ स्टेशनरी फेज लिक्विड, अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड है तो ये क्रोमेटोग्राफी बन जाएगी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्यों? क्योंकि मोबाइल फेज भी लिक्विड है, स्टेशनरी फेज भी लिक्विड है, तो इसलिए इसको लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। अगर इफ स्टेशनरी फेज सॉलिड, अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड है तो फिर ये क्रोमेटोग्राफी बन जाएगी लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। क्योंकि हमने जो मोबाइल फेज है वो पहले ही लिक्विड शो किया हुआ है।
अब जो स्टेशनरी फेज सॉलिड आ गई तो ये बन जाएगी लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। तो मोबाइल फेज अगर लिक्विड है तो आगे ये स्टेशनरी फेज की बुनियाद पर दो तरह का हो सकता है। अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड आ गई तो ये बन जाएगी लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड आ जाए तो ये बन जाएगी लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। अब इसी तरह मोबाइल फेज जो गैसियस स्टेट है ये आगे दो तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज। अगर इफ स्टेशनरी फेज लिक्विड है तो ये होगी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि इसमें मोबाइल फेज जो है वो मूव करेगा गैसियस स्टेट में और जो नीचे स्टेशनरी फेज होगा वो लिक्विड होगा, इसलिए इसको गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। मोबाइल फेज गैसियस स्टेट वाले की दूसरी टाइप डिपेंडिंग अपॉन द स्टेशनरी फेज। इफ स्टेशनरी फेज अगर स्टेशनरी फेज इसमें सॉलिड है तो ये होगी गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। अगली जो टाइप्स है क्रोमेटोग्राफी की वो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेशनरी फेज, उसमें मोबाइल फेज का कोई रोल नहीं। स्टेशनरी फेज की जो टाइप्स है वो सिर्फ स्टेशनरी फेज की जो स्टेट है उन्हीं की बुनियाद पर है। जबकि मोबाइल फेज में हमने देखा था कि मोबाइल फेज अगर लिक्विड है तो आगे मजीद ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज ये दो तरह का होता है डिपेंडिंग अपॉन स्टेशनरी फेज। इसी तरह अगर मोबाइल फेज गैसियस है तो गैसियस मोबाइल फेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज पर डिपेंड करते हुए मजीद दो तरह का होता है। लेकिन जो स्टेशनरी फेज की टाइप्स हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ सिर्फ स्टेशनरी फेज है, इसमें मोबाइल फेज का कोई रोल नहीं होगा। अभी हम पढ़ेंगे जी टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज की बुनियाद। तो ये दो तरह, इफ स्टेशनरी फेज अगर स्टेशनरी फेज आपके पास लिक्विड है तो ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहलाएगी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। क्यों बच्चों? इसलिए बेटा कि जो सल्यूट होगा उसने अपने आप को दो लिक्विड में अलग करना है। नीचे स्टेशनरी फेज भी लिक्विड है, ऊपर मोबाइल फेज जो मूव कर रहा है वो भी लिक्विड या गैसियस फेज में जा रहा है। वो अपनी बाइंडिंग पावर स्टेशनरी फेज जो लिक्विड हालत में इसके साथ भी रखेगा और जो मोबाइल फेज उसमें अपनी बाइंडिंग पावर की बुनियाद पर उसने दो जो मूविंग जो दो स्टेट है उनमें अलग करना है। इसमें जो स्टेशनरी फेज है वो आपके पास लिक्विड हालत में है और जो ऊपर मोबाइल फेज मूव कर रहा है वो लिक्विड या गैसियस हालत में होगा। जो सल्यूट होगा वो अपने आप को दो चीजों में पार्टीशन करेगा, अलग करेगा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बाइंडिंग पावर, अपनी बाइंडिंग पावर की बुनियाद पर। उसकी बाइंडिंग पावर स्टेशनरी फेज के साथ भी है यानी उसकी सॉल्युबिलिटी, और उसकी सॉल्युबिलिटी मोबाइल फेज पर भी है। वो अपनी सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करते हुए दो फेजेस में पार्टीशन करेगा, अलग करेगा, इसलिए ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहलाएगी अगर स्टेशनरी फेज आपके पास लिक्विड में। तो दूसरी इसकी इफ स्टेशनरी फेज, अगर स्टेशनरी फेज आपके पास
सॉलिड है, सॉलिड, तो इसको हम कहेंगे एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन का लफ्जी मतलब होता है जज़ब होना। अब इसमें नजर आ रहा है कि स्टेशनरी वेव सॉलिड है, तो पहले सल्यूट आकर सॉलिड के ऊपर, स्टेशनरी वेव के ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर ऑब्जॉर्ब होगा, फिर जब उसके ऊपर मोबाइल फेज मूव करेगा तो फिर अपने आप को दो फेजेस में ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सॉलिबिलिटी, अपनी सॉलिबिलिटी जो इसकी मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज है उसकी बुनियाद पर अलग होगा। पहले सल्यूट जो है वो सॉलिड स्टेशनरी फेज के ऊपर आकर एब्जॉर्ब होगा, जज़ब होगा, तो इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो स्टेशनरी फेज पर, स्टेशनरी फेज की बुनियाद पर दो तरह की क्रोमेटोग्राफी हुई। अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड है तो पार्टीशन, अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड है तो एब्जॉर्प्शन। अच्छा, जज़ब होने के लिहाज से दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जो है ये सरफेशियल फिनोमिना है, और जो आपके पास एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है वो सरफेस के नीचे जाकर चीज जज़ब होती है। एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की जो एब्जॉर्प्शन की तारीफ है हम यूं करते हैं, द पार्टिकल ऑफ वन कंपोनेंट अटैच टू द सरफेस ऑफ अदर कंपोनेंट, के एक कंपोनेंट के पार्टिकल दूसरे कंपोनेंट की सरफेस के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं, दूसरे कंपोनेंट की सरफेस के ऊपर अटैच हो जाते हैं, सरफेशियल फिनोमिना एब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन की तारीफ यूं करते हैं, द पार्टिकल ऑफ वन कंपोनेंट पास थ्रू द सरफेस ऑफ अदर कंपोनेंट एंड मिक्स अप, कि एक कंपोनेंट के पार्टिकल दूसरे कंपोनेंट की सरफेस को पास करते हैं और नीचे जाकर मिक्स अप हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। तो ये एब्जॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन के दरमियान डिफरेंस है। पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है, क्योंकि पेपर या फिल्टर पेपर के पोर वाटर मौजूद होता है, और क्योंकि वाटर मौजूद है, हमें पता है अगर वाटर मौजूद है तो पेपर स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज के अंदर अगर लिक्विड या वाटर मौजूद है तो फिर ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। पेपर क्रोमेटोग्राफी एन एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं हमें पता है कि जिसके अंदर स्टेशनरी फेज लिक्विड होता है, और स्टेशनरी फेज जब लिक्विड होगा इसके ऊपर सल्यूट आएगा, और इसके ऊपर जब मोबाइल फेज मूव करेगा तो सल्यूट अपने आप को दो लिक्विड के माबैन अलग करता है, और याद रखिए ये दोनों लिक्विड इमिसिबल होते हैं, तो इसलिए इसको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन इसलिए कि क्योंकि इसके पोर्स के अंदर वाटर मौजूद होता है, इसलिए हम इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी को पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी मानते हैं। पेपर के पोर्स के अंदर वाटर मौजूद होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी आगे तीन तरह की होती है जी। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मोबाइल फेज पर डिपेंड करते हुए ये तीन तरह की होती है, असेंडिंग, डिसेंडिंग और रेडियल या सर्कुलर। असेंडिंग, असेंडिंग में जो मोबाइल फेज होता है ये बॉटम से टॉप की तरफ मूव कर रहा होता है। इसमें पेपर को क्रोमेटोग्राफिक टैंक में जब लटकाया जाता है तो जो वाटर या लिक्विड होता है, मोबाइल फेज होता है, वो बॉटम में लिया जाता है, और फिर जो वाटर या लिक्विड होता है वो बॉटम से ऊपर की तरफ मूव करता है। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मोबाइल फेज बॉटम से टॉप की तरफ होती है, इसलिए इसको असेंडिंग कहते हैं। असेंडिंग का मतलब होता है चढ़ना, ऊपर की तरफ आना। डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कहते हैं उतरना, उतार। तो डिसेंडिंग में
जो डायरेक्शन और मूवमेंट ऑफ मोबाइल फेज होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ होती है। इसमें जो है मोबाइल फेज टॉप से बॉटम की तरफ जाएगा, इसलिए डिसेंडिंग कहेंगे। सर्कुलर या रेडियल, सर्कुलर या रेडियल, सेंटर से ये जो इसमें जो पेपर लिया जाता है वो सर्कुलर शेप का होता है, रेडियल शेप का होता है। इसमें जो मोबाइल फेज है वो सेंटर से सर्कुलर फॉर्म में पेपर के कॉर्नर की तरफ जाता है, सेंटर से सर्कुलर फॉर्म में कॉर्नर की तरफ जाता है, इसको सर्कुलर या रेडियल कहते हैं। डायरेक्शन और मूवमेंट ऑफ मोबाइल फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी 3 तरह की होती है, असेंडिंग, डिसेंडिंग और सर्कुलर और रेडियल। अच्छा जी, अब हमने क्रोमेटोग्राफी पढ़नी है, वो है असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मोबाइल फेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप की तरफ है, बॉटम से टॉप की तरफ है जी। तो हम आज डिस्कस करेंगे वो है असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसमें आपने सबसे पहले नंबर 1 एक स्ट्रिप लेनी है पेपर की या फिल्टर पेपर की। लेने के बाद आपने इसके बॉटम से 2 या 3 सेंटीमीटर ऊपर लेड पेंसिल की मदद से लाइन लगानी है। यह आपने लाइन लगा दी, और लाइन लगाने के इस लाइन जो आपने लेड से लगाई है इसको कहेंगे बेस लाइन। क्या कहेंगे? बेस लाइन। फिर आपने जिस मिक्सचर को अलग करना है उसका स्पॉट विद हेल्प ऑफ कैपिलरी ट्यूब या विद हेल्प ऑफ माइक्रोपिपट आपने यहां स्पॉट लगा देना है मिक्सचर का। सपोज करें हम एक मिक्सचर ले रहे हैं, वो M है। हम एक मिक्सचर जो ले रहे हैं वो M है, और यह मिक्सचर 2 कंपोनेंट A प्लस B से मिलकर बना हुआ है। हमने माइक्रोपिपट की मदद से बेस लाइन के ऊपर ये स्पॉट लगा दिया है। अब अगर आपने सिर्फ मिक्सचर को अलग करना है, सिर्फ मिक्सचर को उसके कंपोनेंट में अलग करना है, तो यहां सिर्फ मिक्सचर का स्पॉट लगाएं। अगर आप ये चाहते हैं कि मिक्सचर को उसके कंपोनेंट में अलग करने के बाद मिक्सचर के कंपोनेंट को आइडेंटिफाई भी करें, मिक्सचर को उसके कंपोनेंट में अलग करने के बाद मिक्सचर के कंपोनेंट को आइडेंटिफाई भी करें, तो फिर आपने मिक्सचर के साथ जो नाउन कंपोनेंट हैं, यानी आप जिनकी मदद से पहचानेंगे स्पॉट ऑफ नाउन कंपाउंड, वो भी आप यहां पर मिक्सचर के साथ बेस लाइन में लगाएंगे उनके स्पॉट। अब देखो ये मिक्सचर आपके पास 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हो, ए और बी के ये आप इनके स्पॉट नाउन है, ये नाउन कंपोनेंट है, नाउन कंपाउंड है, इनके स्पॉट आप यहां लगाएंगे। और फिर आप इसको खुश्क कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद आपने इसको क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर लटकाना है, जिसके अंदर लिक्विड होगा या मोबाइल फेज है। ये मोबाइल फेज या लिक्विड सिंगल सॉल्वेंट भी हो सकता है और मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सॉल्वेंट्स भी हो सकता है। पेपर या फिल्टर पेपर को आपने क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर पिन और ग्लास रॉड की मदद से सस्पेंड करना है। आपने इस तरह सस्पेंड करना है कि ये जो इसका बॉटम है वो मोबाइल फेस के अंदर डिप कर जाए, लेकिन स्पॉट्स ऊपर रहें। स्पॉट्स अगर आपने गलती से मोबाइल फेस के अंदर डिप कर दिए तो ये मोबाइल फेस के अंदर हल हो जाएंगे और पेपर के ऊपर मिक्सचर सेपरेट नहीं होगा अपने कंपोनेंट के अंदर, यानी पेपर के ऊपर सेपरेशन का अमल नहीं होगा। डिप ऐसे करना है कि स्पॉट्स ऊपर रहें लेकिन बकाया बॉटम जो है वो मोबाइल फेस के अंदर डिप कर जाए। वाटर जो है, लिक्विड जो है, पेपर के ऊपर पोर्स के कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर मूव करता है। जो पोर्स हैं
ये लिक्विड को सक करते हैं कैपिलरी एक्शन की वजह से। अब ये कैपिलरी एक्शन होता क्या है, नैरो ट्यूब्स के अंदर जो लिक्विड होता है, ये नैरो ट्यूब और लिक्विड के माबैन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सरफेस टेंशन की वजह से ऊपर की तरफ मूव करता है। इसको हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन की डेफिनेशन देखते हैं जी। कैपिलरी एक्शन, rise or flow of liquid in narrow tubes is due to surface tension and cohesive force of attractions between liquids and narrow ट्यूब्स के नैरो ट्यूब्स और लिक्विड के माबैन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सरफेस टेंशन होती है, इसकी वजह से लिक्विड ऊपर मूव करता है। अब यहां पर जो पेपर के पोर्स हैं बच्चों, ये नैरो ट्यूब का काम करते हैं, ये नैरो ट्यूब का काम करते हैं। तो नैरो ट्यूब का जो काम करते हैं, तो फिर कैपिलरी एक्शन की वजह से वाटर ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है या वाटर को सक करते हैं। इन पोर्स के अंदर सरफेस टेंशन और कोई से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वाटर ऊपर मूव करेगा। अब जैसे ही वाटर या लिक्विड ऊपर ट्रैवल कर जाता है तो स्पॉट्स ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये कि कौन सा स्पॉट किस कदर ऊपर मूव करेगा, इस सवाल का जवाब हमें के से मिलेगा, जो अभी आपने पढ़ा है। के को हम क्या कहते हैं, पार्टीशन और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। ये हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में भी पढ़ा है और अभी क्रोमेटोग्राफी में भी हमने अच्छे तरीके से इसको पढ़ा है। तो इसका जवाब के से पता चलेगा। जिसकी के की ज्यादा वैल्यू होगी वो ज्यादा ट्रैवल करेगा और जिसकी के की कम वैल्यू होगी वो कम ट्रैवल करेगा। ये अब के से में पता चलेगा। तो के लिखते हैं, ये होता क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन मोबाइल फेज, concentration of solute divided by concentration of solute in stationary phase। अब जिसकी कंसंट्रेशन मोबाइल फेज में ज्यादा होगी, जिसकी बाइंडिंग पावर मोबाइल फेज में ज्यादा होगी, तो उसकी कंसंट्रेशन मोबाइल फेज में ज्यादा हुई और स्विचिंग फेज में कम, तो नोमिनेटर वैल्यू ज्यादा हुई। जब डिवाइड किया तो के की वैल्यू ज्यादा आई और वो मतलब मोबाइल फेज के साथ ज्यादा मूव। अब जिसकी के की वैल्यू कम हुई वो स्विचिंग फेज में रहा। कैसे? क्योंकि वो स्विचिंग फेज में उसकी बाइंडिंग पावर ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, वो स्विचिंग फेज पर ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, डिनोमिनेटर वैल्यू ज्यादा होगी और डिनोमिनेटर ज्यादा वैल्यू को कम के ऊपर डिवाइड करेंगे तो जवाब कम आएगा। तो ये के हमें बताएगा कि वो किस कदर ट्रेवल करेगा। अगर के की वैल्यू ज्यादा हो मतलब फिर उसकी बाइंडिंग पावर सॉल्युबिलिटी मोबाइल फेज में ज्यादा है और स्विचिंग फेज में कम, के की वैल्यू ज्यादा आ रही है, वो ज्यादा। अगर उसकी स्विचिंग फेज में बाइंडिंग ज्यादा है तो फिर इसका मतलब है डिनोमिनेटर वैल्यू ज्यादा होगी और मोबाइल फेज की में उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, कम ट्रैवल करेगा। जब नीचे ज्यादा को कम ऊपर पर डिवाइड करेंगे तो जवाब कम आएगा। तो के हमें बताएगा कि कौन सा स्पॉट किस कदर ट्रैवल करेगा, ज्यादा या कम। अगर के की वैल्यू ज्यादा हुई तो ज्यादा ट्रैवल करेगा, अगर कम हुई तो कम ट्रैवल करेगा। अब इसके बाद जैसे आपके पास ये वाटर या लिक्विड 3/4 तक आगे ट्रैवल कर जाए इस पेपर के ऊपर, तो आपने इस पेपर को बाहर निकाल
3/4 तक पेपर के ऊपर जब लिक्विड बेस लाइन से, किस लाइन से, बेस लाइन से ऊपर 3/4 तक जब ये ट्रेवल कर जाए तो आपने पेपर को क्रोमेटोग्राफिक पेपर को बाहर निकाल लेना है। तो अब इसको क्रोमेटोग्राम कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रोमेटोग्राम। इसके ऊपर प्रोसेस हो चुका है। तो सबसे पहले जहां तक सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया है वहां तक आप बेस लाइन से वहां तक मार्क करें, और जहां तक उसने ऊपर ट्रेवल किया वहां लाइन खींच दें। इसको हम कहेंगे फ्रंट लाइन, सॉल्वेंट फ्रंट। क्या कहेंगे? सॉल्वेंट फ्रंट। द पॉइंट एट विच सॉल्वेंट राइजेस मैक्सिमम, द पॉइंट एट विच सॉल्वेंट राइजेस मैक्सिमम। तो यहां पर आपने जहां तक सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया है वहां लाइन ड्रॉ कर दे, ये सॉल्वेंट फ्रंट कहलाए। फिर बेस लाइन से लेकर सॉल्वेंट फ्रंट तक जो उसने ट्रेवल किया है इसको मेजर करें, हम इसको Z डिस्टेंस करार दे देते हैं। अब आपके पास जो मिक्सचर है या जो आपके पास नाउन कंपाउंड के स्पॉट्स हैं ये बेस लाइन पर मौजूद नहीं होंगे। दे हैव बीन ट्रेवल्ड, ये ट्रेवल कर चुके हैं, ये सेपरेट हो चुके हैं, ये आगे मूव कर चुके हैं। ठीक है। पेपर लटकाते वक्त बच्चों 3 एहतियात लाजमन कि पेपर बिल्कुल सीधा लटकाएं, टेढ़ा ना हो। अगर टेढ़ा हो गया ट्रेवलिंग जो डिस्टेंस होगा वो टेढ़ा मेढ़ा वो ट्रेवल करेंगे, तब हम सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन सही तरह नहीं कर पाएंगे। दूसरा, पेपर क्रोमेटोग्राफी की दीवारों के साथ ना टकराए। दीवारों के साथ टकराएगा तब भी वो टेढ़ा हो जाएगा, वो जो सॉल्वेंट है वो दूसरी साइड को ट्रेवल करना शुरू कर देगा। और तीसरा, जो आपने पेपर डिप करना है इसका एंड, वो स्पॉट्स इसके अंदर डिप ना हो सॉल्वेंट के अंदर। अगर डिप हो गए तो उसके अंदर हल हो जाएंगे और सेपरेट नहीं हो पाएंगे पेपर के अंदर। इन 3 प्रिकॉशंस का ख्याल रखें। अच्छा, इसके बाद जो स्पॉट्स हैं, जो मिक्सचर होंगे उसके अंदर एक से ज्यादा स्पॉट्स होंगे। याद रखें, मिक्सचर के अंदर एक से ज्यादा स्पॉट होंगे क्योंकि मिक्सचर मोर देन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जो प्योर होगा उसके अंदर सिर्फ एक ही स्पॉट होगा क्योंकि प्योर कंपोनेंट है। अब ए है, इसका सिर्फ एक ही स्पॉट है नजर आएगा। बी है, इसका एक ही आएगा। एम मिक्सचर है, इसका एक से ज्यादा स्पॉट्स हैं क्योंकि जो हमने मिक्सचर एम लिया हुआ है हम जानते हैं ए प्लस बी से मिलकर बना है और इसी को हम सेपरेट कर रहे हैं। अगर आपके पास ये स्पॉट्स नजर आ रहे हैं तो ठीक है, विजुअल है। आप अगर विजुअल नहीं है, नजर नहीं आ रहे, ये कलरलेस है, तो क्या करेंगे? तो विजुअलाइजेशन के लिए हम फिजिकल और केमिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल टेक्निक में ये जो कलरलेस है इनको हम हीट करेंगे। हीट करने पर ये कलर्ड हो जाते हैं, यानी हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं, विजुअल हो जाते हैं, तो ठीक है। अगर हीट करने पर ना हुए तो दूसरा फिजिकल मेथड ये है कि आप इस पर अल्ट्रावायलेट लाइट डालें, रेडिएशन डालें तो नजर आ जाएंगे। नहीं डालते, फिर अगर आप नहीं नजर आते उसके अल्ट्रावायलेट के साथ तो अल्ट्रावायलेट लैंप होता है, उससे ट्राई करें, उससे अगर ये नजर आ जाए तो ठीक है। अब अगर नहीं नजर आते तो इसका मतलब है फिजिकल टेक्निक जो है, फिजिकल मेथड परफॉर्म नहीं हो रहा। तो फिर फिजिकल मेथड जब नाकाम हो जाए तो हम केमिकल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं इनको विजुअल करने के लिए, ताकि नजर आ सकें, इनको हम कैलकुलेट कर सकें और इनको सेपरेट और प्यूरिफाई कर सकें। तो केमिकल मेथड में आप जो केमिकल कंपाउंड या केमिकल सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे वो लोकेटिंग रिएजेंट कहलाते हैं, दिखाने वाले। मसलन अगर यहाँ पर आपके पास कलरलेस अमाइनो एसिड है तो हम निनहेड्रन का स्प्रे करते हैं, वो निनहेड्रन इन अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये नजर आना शुरू हो जाते हैं, इनका ब्लूइश कलर आ जाता है, नजर आते हैं। तो निनहेड्रन आपके पास लोकेटिंग रिएजेंट है। इसके अलावा दूसरा लोकेटिंग रिएजेंट H2 हाइड्रोजन सल्फाइड भी इस्तेमाल किया जाता है, और फिर तीसरा रुबीनिक एसिड है वो भी इस्तेमाल किया जाता है।
तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिससे ये विजुअल हो सके वो हम कंपाउंड रिएजेंट लेकर उसकी स्प्रे करेंगे, ये उसके साथ रिएक्ट करेंगे और नजर आ जाएंगे, और जो कंपाउंड होगा उसको कहेंगे लोकेटिंग रिएजेंट। क्या कहेंगे? लोकेटिंग रिएजेंट। अब सेपरेशन हो चुकी है। सेपरेशन होने के बाद अब हमने इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये कंपाउंड जो है, ये कंपोनेंट है जो है किस कंपाउंड का है, इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, पहचान करनी है। तो लास्ट मरहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट। जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट होती है ये आरएफ की मदद से करते हैं। आरएफ जो है इसको हम कहते हैं रिटार्डिंग फैक्टर। रिटार्डिंग फैक्टर, ये वैल्यू जो रिटार्डिंग फैक्टर मतलब आरएफ इसकी एब्रीविएशन है, ये हमें आइडेंटिफिकेशन में मदद देती है। इसकी मदद से हम आइडेंटिफाई करते हैं। और आरएफ जो है के पर डिपेंड करता है। अब ये आरएफ होता क्या है? ये एक रेशो होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। और सॉल्यूट हमेशा कम फासला तय करता है, सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा, इसलिए आरएफ की जो वैल्यू होती है किसी भी कंपोनेंट की वो हमेशा 1 से कम हो, हमेशा 1 से कम। तो आरएफ हमारे पास क्या है जी? आरएफ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल जी, अब हम देखते हैं ये किस तरह आरएफ हमें आइडेंटिफिकेशन में मदद देता है। अब गौर करें, जो हमने मिक्सचर लिया था ये दो कंपोनेंट पर था, ए और बी। ये प्योर ए है, ये प्योर बी है, ये मिक्सचर एम है। आपने सबसे पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो चुकी है उनको मार्क कर लेना है। सबसे पहले बेस लाइन से अप टू आपके पास सॉल्वेंट फ्रंट, जहां तक सॉल्वेंट ने मूव किया है वहां पर सॉल्वेंट के लिए डिस्टेंस मार्क करेंगे। ये मैं कहता हूं कि z डिस्टेंस है। बेस लाइन से अबाउट मैक्सिमम पॉइंट तक सॉल्वेंट ने जो मोबाइल फेज ने मूव किया है वो डिस्टेंस हमने z करार दिया। अब जो a कंपोनेंट तय करता है इसको हम करार दे देते हैं x कंपोनेंट, x डिस्टेंस। जो b तय करता है इसको हम करार दे देते हैं y डिस्टेंस। अब देखो, बेस लाइन से लेकर यहां तक b का तय करता फासला, बेस लाइन से लेकर यहां तक a कंपोनेंट का तय करता फासला। अब हम रिटार्डिंग फैक्टर ऑफ a मालूम करते हैं। रिटार्डिंग फैक्टर ऑफ, अब मिक्सचर में देख लें आपके पास जो a है वो x डिस्टेंस तय कर रहा है इक्वल टू a के बराबर। तो a का जो डिस्टेंस तय करता है वो है x डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का तय करता डिस्टेंस वो है z, x ओवर z। अब ये जो x ओवर z a का है वो मिक्सचर में ये वाला है। अब ये स्पॉट जो है a से तुलक रखता है। इसी तरह आपके पास रिटार्डिंग फैक्टर ऑफ b, तो रिटार्डिंग फैक्टर ऑफ b में आ जाए। b का बेस लाइन से यहां मैक्सिमम जो तय करता फासला है वो है y डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का तय करता फासला z। अब y ओवर z b प्योर कंपोनेंट का जो है RF है। और मिक्सचर में ये ऊपर वाला जो स्पॉट है ये आपके पास बिल्कुल b के बराबर है, ये y ओवर z रखा है। मिक्सचर का ये वाला स्पॉट RF b के बराबर रखा है, तो इसलिए ये b से तल्लक रखता है। और ये वाला नीचे वाला स्पॉट ये x ओवर z a से तल्लक रख रहा है, a के बराबर है, इसके बराबर फासला है। तो अब जिस कंपोनेंट की RF जिस नाउन कंपाउंड से मिलती हो
वो उससे तल्लक, जिस कंपोनेंट की RF जिस नॉन कंपाउंड से बराबर हो वो उससे तल्लक रखते हैं, और अगर उससे बराबर नहीं है तो वो उससे तल्लक नहीं रखता। तो इस तरह RF की मदद से हम कंपोनेंट की आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी वाला हमारा ये टेक्निक एंड हुई। क्रोमेटोग्राफी की 2-3 एप्लीकेशन है, वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर प्रोडक्ट की आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है जी। एप्लीकेशन फर्स्ट, इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस में फॉर आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए क्रोमेटोग्राफी को हम इस्तेमाल करते हैं। और एट स्मॉल, इंतहाई कम स्केल के ऊपर थोड़ी सी कम मिकदार वाले, लो क्वांटिटीज वाले जो प्रोडक्ट है उनको सेपरेट, प्यूरिफाई और आइसोलेट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा कि आपको बताया जा चुका है, लार्ज स्केल पर कंपाउंड को, कंपोनेंट को अलग करने के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन और फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल हम करते हैं। आपको पहले अच्छे तरीके से बताया हुआ है, पहला इस्तेमाल। दूसरा ये कि इन क्वालिटेटिव as well as quantitative एनालिसिस, दोनों एनालिसिस के अंदर ये परफॉर्म की जाती है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों के अंदर इसको यूटिलाइज किया जाता है। ये इसके 2 एप्लीकेशंस हैं जो परफॉर्म की जाती हैं, परफॉर्म किया जाता है इसको इनके अंदर। इसके अलावा लास्ट, जैसा ये स्मॉल स्केल पर इस्तेमाल, स्मॉल अमाउंट में जो प्रोडक्ट होती है उसको सेपरेट, प्यूरिफाई करने के लिए। और बकाया जो 4 टेक्निक्स अभी आपको बताई हैं वो लार्ज स्केल पर इस्तेमाल की जाती हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा एंड हुआ। खुश रहें, हैप्पी रहें। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 गैसेस की तरफ हम मूव करेंगे। तो आपका और हमारा प्यारा चैनल केमिस्ट्री कोचिंग विद ज़ियाउल हक। अल्लाह हाफिज।